नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान के इतिहास की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे कल राणा सांगा को, और राणा सांगा के हमने मालवा पर विजय पढ़ ली थी, गुजरात पर विजय पढ़ ली थी, ईडर पर विजय पढ़ ली थी, और इब्राहिम लोदी के साथ में भी जो दो युद्ध हुए थे, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध 1517 और 18 को, उन दोनों युद्धों में महाराणा सांगा की कीर्तिमान विजय के बारे में काफी डिटेल से हमने पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बाबर और राणा सांगा के बीच में संघर्ष हुआ, है ना। तो हम देख रहे हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, और उस महत्वपूर्ण युद्ध का नाम क्या है? क्या नाम है उस महत्वपूर्ण? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की पराजय एकदम से सब कुछ बदल के रख देती है। जहां मेवाड़ राज्य को पूरे भारत का सबसे ऊंचा राज्य बना के छोड़ दिया था, जिस कीर्ति को शिखर पर पहुंचाया था, वो कीर्ति एकदम डाउन हो गई। ना सिर्फ डाउन हुई, बल्कि एक हिंदू साम्राज्य का परिदृश्य पूर्ण रूप से एक बार के लिए विलुप्त हो गया साथियों। तो हम राणा सांगा और बाबर के बीच के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाबर थोड़ा खतरनाक आदमी था। बाबर काबुल से आया था। बाबर कहां से आया था? काबुल से आया था। 1504 में काबुल में अपनी सत्ता स्थापित की थी बाबर ने। ये इसके माँ और बाप दोनों परिवार ही खतरनाक ही थे। कैसे? तैमूर लंग के वंशज उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। तैमूर लंग वंशज, तैमूर आपने देखा होगा एक खूंखार आतंकी था। उसने कई जगह पे हमले किए, भारत पे भी हमला किया था। और आपने पढ़ा होगा तैमूर का हमला अपने भटनेर के किले पर भी हुआ था, और उस हमले के अंदर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था तैमूर के आक्रमण के समय। पुरानी बात है, हम पढ़ेंगे बाद में। तो तैमूर का वंशज था उमर शेख मिर्जा, उसका बेटा था बाबर। तो समझ लीजिए जब तैमूर का वंश है तो खतरनाक तो होगा ही। और दूसरी साइड में उसकी मां जो थी वो चंगेज खां के वंश से थी। चंगेज खां वो एक खतरनाक आदमी। कहते हैं चंगेज खां अपने जीवन में कभी नहाया ही नहीं, है ना। और चंगेज खां नहाया ही नहीं तो लोग उसके हाथों मरने की बजाय आत्महत्या करना पसंद करते थे। अब क्यों? क्योंकि उसके हाथ से मरने का मतलब है यदि वो तो 1 घंटा किसी को पास में बिठा लेगा तो ही अगले के लिए मौत से बुरी सजा होगी, जो कभी जिंदगी में नहीं नहाया, है ना। तो ऐसे में अपने कह सकते हैं कि चंगेज खां भी खतरनाक था और तैमूर भी खतरनाक था। दोनों का खून बाबर को मिला था। तो सबसे पहले देखो, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया। पानीपत हरियाणा में है। और पानीपत की प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर की एक तरफा विजय हुई। अब कहते हैं, बाबर तो कहता है कि यही लड़ाई राणा सांगा की लड़ाई का बीज है। क्यों? क्योंकि बाबर इसमें कई आरोप राणा सांगा पे लगाता है कि राणा सांगा ने ही तो मुझे बुलाया था कि आप आके इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करो। अरे भाई साहब, राणा सांगा आपको क्यों सुपारी देगा? अरे भाई, जो खुद गुंडा है सुपारी लेता है, वो दूसरे को सुपारी क्यों देगा? राणा सांगा खुद अपने आप में, सॉरी आप मेरे बात को अन्यथा ना लें, भाई राणा सांगा अपने आप में इतना प्रतापी राजा थे कि वो खुद इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में हरा चुके थे। तो वो आपको कहेगा कि आप आइए और युद्ध में हराइए? उनको क्या जरूरत थी राणा सांगा को? इसलिए ये बाबर की बात मुझे निराधार प्रतीत होती है कि राणा सांगा जब इतना प्रतापी शासक है तो उनको कहां जरूरत थी। कहते हैं कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया कि मैं भी बराबर आक्रमण करूंगा, और राणा सांगा ने बाद में मेरा साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैं राणा सांगा का दुश्मन बन गया पानीपत की प्रथम लड़ाई में। खैर, उसकी बातें हैं। राणा सांगा दिल्ली में हिंदू शासन का सपना देख रहा था, और राणा सांगा का जो साम्राज्य था उसकी कीर्ति बड़ी शिखर पर पहुंच चुकी थी। बाबर को यदि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी राणा सांगा। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी राणा सांगा। तो दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है साथियों। राणा सांगा चाहते हैं कि मैं दिल्ली में अपना हिंदू साम्राज्य स्थापित करूं, और बाबर चाहता है कि मैं भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करूं बाहर से आके। तो दोनों के बीच में विरोधाभास था, और दोनों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध के कई कारण थे।
हम इनके युद्धों के बारे में पहले पढ़े हैं कि क्यों युद्ध हो रहे थे। तो आरएस मेंस में भी आ सकता है, और दोनों के युद्ध के संभावित कारण निम्न में से कौन से थे, कौन से नहीं थे, इस पे भी शब्दों के मायाजाल में उलझा के आपके प्रश्न गलत करवा सकता है एग्जामिनर। इसलिए हमें इतिहास की हर चीज को महत्वपूर्ण की दृष्टिकोण से ही पढ़ना है। केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़कर अपनी तैयारी को तैयारी मानना छलनी में पानी भरने के समान है। परीक्षाएं बहुत गहरी आ रही है, क्वेश्चंस के स्तर तरह तरह के बदल रहे हैं। पहले सीधे 4 ऑप्शन दे देते थे, किसी का नाम पूछ लिया, कोई सन पूछ लिया, वही इतिहास होता था। लेकिन अब नहीं है वो। अब भैया अलग अलग लाइनें दे रहे हैं, कथन कारण दे रहे हैं, सुमेलित करने वाले दे रहे हैं, 4 कथन दे के पूछ लेते हैं। ए ऑप्शन सभी सही है, बी ऑप्शन सभी गलत है, सी 1 2 व 3 गलत है, डी 1 2 व 5 सही है। तो ऐसे करके तमाम ऑप्शन बन रहे हैं, और एक एक शब्द में मायाजाल होता है, और उन शब्दों के चक्कर में आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। आप सभी परीक्षाओं के रिजल्ट देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें अब सामान्य पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल धोखा हो सकता है सामान्य पढ़ाई से। देखिए, एक यदि कोई टीचर बहुत गहराई से पढ़ा रहा है, जैसे मेरे 2nd ग्रेड के जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में मैंने बनाए हैं, 1st ग्रेड के नोट्स बहुत ज्यादा डेप्थ में बनाए हैं, तो कई बच्चे और दूसरे कोचिंग वाले कहते थे कि अरे साहब आप केडी सर के नोट्स को पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिटेल से हैं, उतने में तो जरूरत ही नहीं है, इतना पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही भी 2nd ग्रेड का पेपर आया तो 2nd पेपर में लोगों के 40 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, जो 10-10 साल 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे साल भर से हजारों रुपए उड़ा चुके हैं। तो नोट्स हमारे वाले थे, उसमें से हूबहू प्रश्न उठे, क्योंकि मैंने जेडब्ल्यू मेंस लेवल तक टच किया, और उस लेवल तक कभी भी पेपर आ नहीं सकता। उस लेवल तक जहां पानी है उससे भी आप गहरी खुदाई की तैयारी रखिए, तब आपका जीवन जो है वो निश्चित होगा कि आपको सरकारी सेवा मिलेगी। अन्यथा सिर्फ आपको मन में संतुष्टि होती रहेगी, तैयारी हो रही है लेकिन पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा हो। तैयारी आप चाहे कितनी भी कर लीजिए, कितनी भी रातें काली कर लीजिए, यदि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, थोड़ा डिटेल से अपने को सारी चीजें पढ़नी है। दोनों के बीच में युद्ध के कारण क्या थे? दोनों शासक अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही चाहते थे। राणा सांगा चाहता था कि मैं अपनी हिंदू पताका दिल्ली की गद्दी पर फहराऊं, दिल्ली के साम्राज्य पे फहराऊं, और बाबर चाहता था कि मैं भारत में एक छत्र मुगल शासन स्थापित करूं। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हालांकि सांगा की प्रशंसा की है कि साहब उस समय के सभी हिंदू सम्राटों में सबसे अव्वल कोटि के शासक राणा सांगा और कृष्णदेव राय ही थे, ठीक है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि राणा सांगा ने अपने दूत के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया था कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। उसने मुझसे संधि की थी कि आप उधर से इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करेंगे, इधर से मैं भी करूंगा, ठीक है। बोले कि दूत भेजकर मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, मैंने आक्रमण कर दिया, राणा सांगा आया नहीं, राणा सांगा धोखेबाज है, इसलिए मैं राणा सांगा से युद्ध करूंगा। लेकिन हमें यह बात सही नहीं प्रतीत होती। क्यों? क्योंकि जब राणा सांगा खुद इतने शक्तिशाली हैं कि वो इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में हरा चुके हैं, तो बताइए राणा सांगा को कहां जरूरत है बाबर को बुलाने की, है या नहीं है? लेकिन वह आया तक नहीं, अतः सांगा ने संधि भंग की है। दूसरी ओर मेवाड़ के प्रमुख पुरोहित की दैनिक डायरी में बाबर पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। एक मेवाड़ के पुरोहित है, उनकी डायरी में कहा गया है कि बाबर ने धोखाधड़ी की थी। तो सब अपनी अपनी जगह पे इतिहास में प्रमाण है। उस टाइम देखो सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे, ये अपने कह दें कि साहब क्या था, हमें सच्चाई पता चल जाए, सीसीटीवी में भी गड़बड़ हो जाता है। तो इतिहास की कुछ किताबें, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, इन सब के माध्यम से ही हम इतिहास के बारे में जानते हैं साथियों। अब क्या हुआ? राजपूत अफगान मैत्री। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हो गया कौन? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने कहा कि यार राणा सांगा, चाहे जो भी है हम दोनों आपस में लड़ते हैं, हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन कम से कम अपने है तो हिंदुस्तान के। ये बाबर बाहर से आके आज मुझे हरा रहा है, कल तुझे हराएगा, तो क्यों ना अपने दोनों मिल जाएं। तो अफगान और राजपूतों ने बाबर के खिलाफ जो संधि की, उससे बाबर और ज्यादा भड़क गया और राणा सांगा का 1 नंबर का दुश्मन बन गया। तो इन्होंने कहा, अफगान सेनापति हसन खां, ये रसन खां नहीं है भाई, हसन खां मेवाती आए, और हसन खां मेवाती ने आकर राणा सांगा को कहा कि क्यों ना हम मिलकर बाबर पर आक्रमण करें, ठीक है। इसके अलावा राणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तो दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे एरिया को
राणा सांगा ने अपने अधीन कर लिया था, विशेष तौर से आगरा के आसपास का एरिया राणा सांगा ने अपने अंडर में ले लिया। अब बाबर कहता है कि साहब मैं इब्राहिम लोदी को हरा चुका हूं, तो उसका जो साम्राज्य आपने लिया है वो मुझे दो। तो सांगा ने कहा तूने हराया है तो मैंने को क्या किया, मैंने भी तो हराया ही है, मैंने जीता वो मेरा एरिया, तूने जीता वो तेरा एरिया है। लेकिन वो बोला नहीं, मैंने हराया इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी का सारा साम्राज्य जो 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 आपने ले रखा वो मुझे दो। नहीं दिया बाबर सांगा ने। इसके अलावा एक दुर्ग है बयाना। बयाना आप यदि भरतपुर से जयपुर की तरफ आते हैं तो साइड में एक पूर्व दिशा की ओर एक सड़क जाती है, बयाना का रास्ता है। बयाना जो है वो आप ये कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण यादव वंश की राजधानी रहा है। बयाना का दुर्ग राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित था। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसका सामरिक महत्व था। सांगा और बाबर दोनों चाहते थे कि ये बयाना का दुर्ग हमारे अंडर में रहना चाहिए, इसलिए दोनों इस पर अपना अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये कई कारण थे। अब बयाना के युद्ध में राणा सांगा बाबर पर आक्रमण करता है, युद्ध होता है। इस तारीख को याद रखिए साथियों, 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है और इस बयाना के युद्ध में एक तरफा राणा सांगा बाबर को हराता है। ना सिर्फ हराता है बल्कि इतना गंदा हराता है कि मुगल सैनिकों के अंदर राजपूत सैनिकों का खौफ उत्पन्न हो जाता है कि साहब इतना पराक्रम, सिर्फ भाले तलवार से लड़ते हैं और इतना पराक्रम इन लोगों में है, हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो मुगल सेना बैकफुट पर आ जाती है, उनका मनोबल काफी टूट जाता है क्योंकि राजपूत सेना का शौर्य और पराक्रम काफी उच्च स्तर का होता है। तो साथियों बयाना का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में। तारीख है 16 फरवरी 1527। तारीख है 16 फरवरी 1527। इस तारीख को राणा सांगा बाबर को हरा देता है और ठीक एक महीने बाद 16 फरवरी के बाद 17 मार्च, है ना, पूरा एक महीना पूरा हुआ है। 17 मार्च को अगला युद्ध हो जाता है, खानवा का युद्ध। तो कुछ लोग ये कमी मानते हैं कि भाई यहां से यहां तक एक माह का टाइम आपने बाबर को क्यों दिया? आपने जब ये युद्ध जीत लिया तो उसके सैनिक बाबर सबको निपटा के एकदम काम पक्के में करना चाहिए था, आपने इसको हल्के में क्यों लिया, है ना। ये बात जो है कुछ इतिहासकार गलत मानते हैं और ठीक है, बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं। अब साथियों अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 1527 यानी ठीक एक माह बाद में यह युद्ध होता है। राणा सांगा जाता है खानवा के मैदान में। खानवा कहां है? खानवा रूपवास तहसील में है वर्तमान में। भरतपुर में एक रूपवास तहसील है, वहां पर खानवा का मैदान है। और राणा सांगा जब जाता है उससे पहले एक महीने बाबर खानवा के युद्ध में अपना पूरा जो अपने कहते हैं व्यू रचना बना लेता है। वहां पे अपने सैनिकों को कहां रखना है, हरावल बाग को कहां रखना है ना, तोप खाना कहां रखना है, ऐसे करके बाबर अपनी पूरी तैयारी वहां पे करके तैयार रहता है। राणा सांगा पहली बात तो एक महीने का समय गंवा देता है। फिर युद्ध भूमि में युद्ध स्थल पर लेट पहुंचता है। आप परीक्षा दे रहे लेट जाएंगे तो पहली बात तो आपको अंदर ही नहीं घुसने देंगे, और अंदर घुस भी गए तो घबराहट में आपके 5-4 क्वेश्चन, क्योंकि कमरा नहीं मिलेगा, है ना, रोल नंबर सही नहीं लिख पाओगे, तो आपके 2-4 क्वेश्चन तो वैसे भी खराब हो जाएंगे। तो वही राणा सांगा के साथ में हुआ कि राणा सांगा भी युद्ध स्थल पर काफी लेट पहुंचे थे। इसका कारण यह था कि ये फतेहपुर सीकरी से खानवा का सीधा मार्ग ना पकड़ के और ये घूम कर गए थे। अब कोई पूछे भाई क्या आप घूमने जा रहे हो, क्या क्यों घूम के जा रहे हो, है ना। कई कारण थे, हम आगे पढ़ेंगे कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के क्या कारण थे। तो खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि जो राणा सांगा भारत में हिंदू पताका फहराने वाला शासक दिख रहा था, वो शासक एकदम से हार जाता है, तो भारत में हिंदू साम्राज्य का परिदृश्य एक तरफ से समाप्त हो जाता है। वहीं बाबर के जरिए
मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है, जो आप देखते हो 1857 में, जब तक बहादुर शाह सेकंड रहता है तब तक मुगल भारत पर राज करते हैं कि नहीं। तो 1527 के इस युद्ध के बाद में मुगलों का भारत में साम्राज्य लगभग स्थायी हो जाता है 1857 तक। लगभग आप ये मान के चलिए 320-330 साल तक मुगलों ने शासन इसके दम पे कर लिया। संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना टूट गया। किसका? राणा सांगा का, क्योंकि राणा सांगा की हार हुई। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद, जो श्यामल दास ने लिखा है, उन्होंने इस लड़ाई का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। खानवा की लड़ाई में दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। जैसे ही बाबर जीत गया तो दिल्ली और आगरा के अंदर बाबर की स्थिति क्या हो गई? काफी मजबूत हो गई। ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया। यह मैं भी ऊपर की बातें बता रहा हूं। अब बयाना के युद्ध में राजपूतों ने जो पराक्रम दिखाया था, उस पराक्रम से उनकी हालत खराब हो गई थी। किनकी? मुगल सैनिकों की हालत बहुत खराब हो गई थी। मुगल सैनिकों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो बाबर ने उत्साह का संचार किया। बाबर ने सबको बिठाया और थोड़ा मोटिवेशन दिया। क्या दिया? कहा कि देखिए, अब ये युद्ध नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध है, इसे जिहाद है, ये हमारा धर्म युद्ध है। हम अपने इस्लाम की पताका फहराने के लिए निकले हैं, हमें कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। इसको जिहाद की घोषणा की। मुसलमानों पर तमगा कर बोले इसके बाद में मैं हटा दूंगा। बोले मैं कभी भी अब शराब का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं धर्म युद्ध पे आया हूं। ठीक है ना। और अब राणा सांगा जो थे, उन्होंने इस युद्ध में पाती परवन या पाती पेरवन, पाती पेरवन की प्रथा के माध्यम से सभी राजपूतों को आमंत्रित किया कि आप भी सभी हिंदू राजा एक छत्र के नीचे आ जाइए। आई बात समझ में? आप सभी राजा एक छत्र के नीचे आ जाइए। और अब इसमें पाती पेरवन की प्रथा के तहत आए वो कौन कौन थे? आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, आप पढ़ेंगे, कछवाहा वंश, वो आए थे। चंदेरी का मेदिनी राय, ये तो सांगा के सबसे विश्वसनीय आदमी थे ही थे। बीकानेर से कल्याणमल, धौलपुर से मालदेव। धौलपुर से जो मालदेव है, मारवाड़ में पढ़ेंगे बहुत। जोधपुर से, मैंने धौलपुर साइड में बोल गया, जोधपुर से मालदेव काफी पराक्रमी थे राठौड़ वंश के। और इन्होंने इस युद्ध में राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तो यही वह सूरवीर थे जो राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने में सफल हुए थे। और सारी सेना का मेन नेतृत्व तो मालदेव जी कर रहे थे। इसके अलावा मेड़ता के बिरमदेव, सिरोही के अखेराज देवड़ा, बांगड़ के उदय सिंह, काठियावाड़ के झाला अज्जा, काठियावाड़ के झाला अज्जा। ये झाला अज्जा कौन है? ये झाला अज्जा वही शासक है कि जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो रतन सिंह को कहा कि आप जो है वो राज तिलक मतलब राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़िए राणा सांगा की जगह पर। लेकिन रतन सिंह ने जब मना कर दिया तो झाला अज्जा जो थे, इन्होंने राज चिन्ह ग्रहण किया और ये लड़ाई लड़ी थी। आगे बात समझ में। और यहां पर एक थे बिजोलिया के अशोक परमार। बिजोलिया के अशोक परमार जो राणा सांगा के साथ में थे, इस युद्ध में पराक्रम दिखाया, इसीलिए बिजोलिया की जागीर इन्हें दी गई। आगे हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, वहां हम अशोक परमार का नाम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कि भाई खानवा के युद्ध में पराक्रम दिखाने के कारण बिजोलिया की रियासत अशोक परमार को जागीर दी गई थी। और वहां पर आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के प्रथम नेता, प्रमुख नेता। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता थे। आगे बात समझ में।
यह आंदोलन कब से कब तक चला? 1897 से लेकर 1941 तक, लगभग 43-44 साल तक सबसे लंबा आंदोलन ये चला था। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी अशोक परमार ने, क्योंकि ये किसके साथ में लड़े थे? राणा सांगा के साथ में लड़े थे, और राणा सांगा के साथ लड़ने की वजह से इनको वो जागीर बिजोलिया की दी गई थी। मेवात का हसन खां मेवाती, हसत नहीं है, हसन खां मेवाती, ठीक है। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, क्योंकि अब अफगान जो थे, ये लोदी वंश अफगानी है, तो अफगान और राजपूत एक साथ आ गए थे बाबर के खिलाफ, तो हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ये दोनों एक साथ आ गए। अब क्या हुआ, और भी बहुत सारे शासक थे। राणा सांगा की तीर लगने से मृत्यु हो गई थी। देखो, राणा रतन सिंह कौन से थे? जो मैं कह रहा हूं ना, राणा रतन सिंह को कहा था कि आप जो है वो राज चिन्ह धारण कीजिए, है ना। तो थोड़ा बता दूं, इस लड़ाई में राणा सांगा की आंख में तीर लगने से युद्ध में घायल हो गए, और मालदेव पराक्रमी राजा थे, वो इन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए, और पीछे से रतन सिंह को कहा गया कि आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, आप जो है वो राज चिन्ह ग्रहण कीजिए और राणा सांगा बन के लड़िए, क्योंकि यहां पे राणा सांगा को पहचानता थोड़ी है, तो आप लड़िए। लेकिन रतन सिंह ने ऐसा नहीं किया। अब ये रतन सिंह कौन थे? आपको बता दूं कि जो मीराबाई थी, मीराबाई के पति थे भोजराज। मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज थे, और उनके पिता थे रतन सिंह। तो ये वही रतन सिंह थे जो युद्ध में तो गए थे, लेकिन इन्होंने राज चिन्ह ग्रहण नहीं किया। फिर राज चिन्ह ग्रहण किया था झाला अज्जा ने, और झाला अज्जा ने राज चिन्ह ग्रहण करके और वीर गति को प्राप्त हुए थे। राजा मालदेव जो थे ये मारवाड़ से थे, जोधपुर से, और इन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया था। इनको आपको पता है हसमत वाला राजा कहते हैं। बाद में शेरशाह सूरी से भी गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध लड़ते हैं, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध। ये बाहर ले गए युद्ध भूमि से। घरेलू अवस्था में सांगा को, घायल अवस्था में सांगा को बसवा लाया गया। उनके स्थान पर झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। झाला अज्जा से पहले रावत रतन सिंह को राज चिन्ह धारण करने का कहा गया था, लेकिन रतन सिंह ने इनकार कर दिया था। अब युद्ध में बाबर की जीत हो गई थी, और घायल सांगा को बसवा लाया गया। कहां लाया गया? बसवा। बसवा कहां है? दौसा में बसवा लाया गया। अब देखिए, थोड़ी कहानी और घूमती है। ये लड़ाई जो थी, इस लड़ाई में शुरुआत के अंदर अपने देखें, थोड़ा मैं युद्ध क्षेत्र के बारे में भी आपको बताऊं कि जो युद्ध हो रहा था, तो राजपूत सैनिक जो थे वो पहले राउंड के अंदर तो इन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ में, साहस के साथ में युद्ध लड़ा था, और मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। मुगल सेना हारने के कगार पे पहुंच चुकी थी, और यह तय हो चुका था कि मुगल सेना हारेगी। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि इन्होंने तोपखाना चालू कर दिया। राजपूत सैनिक भाले और तलवार से लड़ने वाले बंदे थे, और मुगल सेना के पास में तोपखाना था, तो तोपों के आगे इनकी कुछ चली नहीं, और ये युद्ध हार गए। एक तो बात थी ये। दूसरी बात, राजपूत के सारी सेना पहुंच गई। हालांकि बाबर की भी 80,000 की सेना थी, लेकिन राजपूत सारे वहां पे पहुंच गए, और सब संगठित रूप से नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। एक कारण यह भी था कि इनकी सेना में हाथी ज्यादा थे। आपको पता है, हाथी धीरे धीरे चलते हैं, घोड़े तेज भागते हैं। जैसे ही तोपों के गोले चले, तो हाथी, आपको पता है, हाथियों ने भगदड़ मचाई, और इनके खुद के सैनिक उन हाथियों के पैरों के नीचे आके कुचले जाने लग गए और घायल होने लग गए। इस सब का परिणाम यह निकला कि राणा सांगा की पराजय हो गई। राणा सांगा की पराजय हो गई, ठीक है। अब देखिए, केवी कृष्णा राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उन्हें भारत में एक विदेशी शासक, उन्हें भारत में विदेशी शासक मानते थे बाबर को, और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राणा को कुछ अफगान सरदारों का समर्थन भी मिल गया।
लेकिन फिर भी राणा सांगा ने कहा मैं दोबारा आक्रमण करूंगा और मैं इनको हराऊंगा। तो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है कालपी में। और कालपी में मृत्यु क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि इनके जो सरदार थे साथ वाले, उन्होंने कहा कि अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बाबर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, हमारे सैनिकों का काफी विनाश हो चुका है, तो हमें अभी लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन राणा सांगा बहुत साहसी थे, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, साहस बहुत शिखर पे। तो इनके सरदारों ने इनको जहर दे के मार दिया और इन्होंने कहा कि मैं बाबर के साथ में लड़ने के लिए वापिस नई आत्मघात की योजना बनाऊंगा, भले ही मर जाऊं लेकिन मैं इनको मारूंगा। बाद में क्या हुआ, राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बसवा तहसील के अंदर राणा सांगा की समाधि बनाई गई है। तो इस प्रकार से राणा सांगा का नाम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि राणा सांगा के बाद में पराक्रमी तो खूब हुए थे, लेकिन ऐसे पराक्रमी नहीं हुए जो हिंदुस्तान की बादशाहत प्राप्त कर सके। राणा सांगा प्राप्त कर सकते थे। देखो, इस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज जो सांगा के ज्येष्ठ पुत्र और मीरा के पति रतन सिंह राठौड़ भी काम आ गए थे। ठीक है। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, क्योंकि शरीर में 80 घाव होने के बाद में भी बंदा लड़ाई लड़ रहा है। इनको भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। भारत के राजनीतिक रूप से हिंदू साम्राज्य का अंतिम दृश्य भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब देखो, बाबर ने क्या कहा, राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए थे, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय स्पष्ट दिख रही थी कि तुर्क सेना हारेगी, मुगल सेना हारेगी। परंतु जब बाबर ने तोपखाने में आग बरसाई, जब बाबर का तोपखाना था, तो उस तोपखाने की वजह से बाबर की जीत हो गई। जीती हारी हुई बाजी जीत में बदल गई और सांगा की जीती हुई बाजी हार में बदल गई। फिर भी सांगा और उसके वीर सैनिक मरते दम तक लड़ते रहे। बाबर ने राजपूतों के बारे में कहा है, क्या कहा है कि वे मरना मारना तो जानते थे, किंतु युद्ध करना नहीं जानते थे। ठीक है। अब खानवा का युद्ध बाबर ने जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने स्वयं गाजी की उपाधि धारण की। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति काफी मजबूत हो गई और कई किले इसने बना लिए। और वहां से बाबर निकला आगे, बोले सांगा का एक विश्वसनीय व्यक्ति है चंदेरी का मेदिनी राय। कौन है चंदेरी का मेदिनी राय? और मालवा में चंदेरी के मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान छेड़ा। वहां पर भी राजपूत सैनिकों ने, मेदिनी राय की जो राजपूत सेना थी, उन्होंने खून की अंतिम बूंद तक लड़ाई लड़ी, स्त्रियों ने जोहर किया, लेकिन फिर भी चंदेरी पर बाबर का राज्य स्थापित हो गया। बाबर को अब अपना साम्राज्य सीमित करना पड़ा कि अब ठीक है, खूब युद्ध हो गया। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की हलचल की खबर मिली, तो कुल मिला के बाबर ने अब कहा भाई अफगान वापिस सक्रिय हो रहे हैं, तो यहां पर जो सांगा और उसके साम्राज्य की युद्ध को यहीं पे समाप्त कर दिया। ठीक है। तो ये जो अपने कह सकते हैं खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। और इस युद्ध के अंदर उदयभान, चंद्रभान, रतन सिंह राठौड़ और कई राजपूत योद्धा जो थे वो काम आ गए। अब इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय के क्या क्या कारण थे उनके बारे में हम देखें तो पहला कारण तो अभी मैंने बताया कि देखो, अलग अलग साम्राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जो राजा थे वो आ गए, वो अपनी सेना भी ले आए, युद्ध भी लड़ रहे थे, लेकिन उनमें क्लियर गाइडलाइन नहीं थी कि हमें युद्ध में हमारा मेन सेनापति, हमें किस हिसाब से एक दूसरे के साथ में समन्वय से युद्ध लड़ना है। बस जो सीध में आ रहा था उसको मार रहे थे। तो राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण यह भी था कि इस राजपूत सेना में एक सूत्रता नहीं थी, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से युद्ध में आ गए थे। उनका सेनाओं के संबंध केवल खुद से था, महाराणा से नहीं था। ठीक है ना। दूसरा, समान रणनीति का अभाव था। सब को एक जगह पे देखो, बिल्कुल एक तो आप लेट पहुंच रहे हो, मौके पे ही आ रहे हो कि सब जने वहां पे आ जाना, पहले तय नहीं किया
कि हम सबको इस हिसाब से लड़ना है, तो एक समान रणनीति नहीं थी, एक समान रणनीति नहीं थी। अपने अपने ढंग से सब युद्ध लड़ रहे थे। संपूर्ण इकाई से कोई तारतम्यता ना होने के कारण वो सेना नहीं बल्कि एक भीड़ दिख रही थी, वो भीड़ की तरह हमला कर रहे थे। राजपूत सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी, हाथियों की संख्या ज्यादा थी, इस कारण से हाथी कम धीरे धीरे चल रहे थे। और वहीं तोप के जब गोले बरस रहे थे तो ये हाथी भयभीत होकर और जब भागने की कोशिश कर रहे थे तो अपनी ही सेना को कुचलकर हानि पहुंचा रहे थे। जबकि शत्रु की सेना जो थी, बाबर की सेना जो थी, उसमें अश्वरोही ज्यादा थे जो अपेक्षाकृत तेज भाग रहे थे। इसके अलावा राजपूत सेना में अधिकांश सैनिक पैदल भी थे और जो पद यात्री सैनिक जो होते हैं उनकी इस प्रकार के युद्धों में कोई भूमिका नहीं होती। यहां घुड़सवारों की और हाथियों वाली सेना ही इंपॉर्टेंट थी। सबसे मेन चीज थी बाबर का एक तो तोपखाना और एक बाबर की एक नई युद्ध पद्धति थी, तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये दोनों युद्ध पद्धतियों की वजह से रण कौशल बाबर का मान सकते हैं कि सांगा की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ था और बाबर इस वजह से ही जीता था। तो मेन यदि आपसे पूछें कि एक लाइन में बताइए, तो एक लाइन में सबसे बड़ा कारण था कि एक तो बाबर का तोपखाना और एक बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति। इसके अलावा राजपूत सेना के पास में परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे, जैसे तीर कमान थे, भाले थे, तलवारें थी, बर्छियां थी। और वहीं अपने देखें तो शत्रु सेना के पास में क्या थी, तोपें थी, बंदूक थी। अब कहते हैं कि भाई कहते हैं ना कि तीर गोली का जवाब नहीं दे सकते। अब आप तीर चला रहे हो और सामने से गोली आ रही है तो तीर कभी गोली का जवाब नहीं दे सकते। तो तीर सिर्फ छोटी लड़ाई के लिए है, आप शिकार कर सकते हो छोटी मोटी लड़ाइयां, लेकिन अब जहां पे गोलियां चल रही है तो वहां पे आप तीर से उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो राणा सांगा के पास में 1 महीने का टाइम था, उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध स्थल पर लेट पहुंचे। तब तक जो राणा सांगा और जो बाबर की सेना थी वो अपना सारा का सारा सेना को ठीक प्रकार से अपना जमाव कर चुके थे कि कहां पे हमारी सेना किस जगह से आक्रमण करेगी। शत्रु युद्ध भूमि में 1 माह पहले आ चुका था। एक सबसे मेन कारण यह था कि राणा सांगा ने खुद को युद्ध में झोंक दिया। यदि राणा सांगा खुद जब युद्ध में आ गए और राणा सांगा घायल हो गए, राणा सांगा को बाहर निकाल दिया, उनकी जगह राणा मतलब अपने कह सकते हैं कि झाला अज्जा आए। अब झाला अज्जा को शत्रु सेना ने क्या समझा था, राणा सांगा समझ के मारा था। और जो राणा सांगा की सेना थी, है ना, उन्होंने भी ज्यादातर यही माना कि राणा सांगा तो मर गए, जैसे ही अज्जा मरा तो भूतों में तो ये आ गई। जब आपका मेन सेनापति मर जाता है, युद्ध भूमि के अंदर खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सैनिकों का मनोबल कमजोर हो जाता है। तो राणा सांगा को युद्ध में नहीं आना चाहिए था, उसे केवल युद्ध को बाहर से प्रबंधन करना था। एक है विश्वासघात। देखो, कई इतिहासकार कहते हैं कि जैसे ही राणा घायल हुए तो जो सिलहदी तंवर नाम के एक राजपूत थे, इन्होंने अपने सैनिकों सहित शत्रु से जाकर मिल गए। सिलहदी तंवर के शत्रु से मिलने की वजह से राणा सांगा के सैनिकों का मनोबल टूट गया कि यार इसका मतलब तो अब हम एकदम कमजोर हो गए, हार की कगार पे पहुंच गए। तो जब कहते हैं ना कि हार जब तय हो जाती है तो मनोबल और ज्यादा कमजोर, और मनोबल कमजोर होने के बाद में युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सभी कारण थे खानवा के युद्ध में बाबर की विजय और राणा सांगा की पराजय के कारण। आरएस मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पे भी आ सकते हैं। अब देखिए, इसे राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर खानवा की युद्ध का परिणाम क्या निकला? राजसत्ता राजपूतों के हाथ से निकल गई और किसके हाथ में आ गई? मुगलों के हाथ में आ गई। खानवा के युद्ध में कई व्यक्ति मारे गए थे। हालांकि कुछ समय में राजपूत शक्ति वापिस इकट्ठी हो गई थी और इसी शक्ति ने अकबर के सामने भी भारी संकट उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि राजपूत योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। योद्धा थे, योद्धा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजपूत नहीं होते तो शायद आज हिंदुत्व का अस्तित्व भी नहीं होता। तो राजपूतों के तलवार के का जो लोहा है उसका हमेशा हिंदू ऋणी रहेगा। अब देखिए, उसके बाद में आए राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक। ये बूंदी के सूरजमल हांडा के खिलाफ युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं पढ़ना।
अब आए राणा सांगा के दूसरे पुत्र थे विक्रमादित्य। इनकी मां हाड़ी रानी कर्मावती, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत छोटे थे और एक छोटा सा शासन किया था 1531 से लेकर 36 तक। इनकी मां थी कर्मावती, वो इनकी संरक्षिका थी। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही बहुत छोटे थे। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही बहुत छोटे थे। अब इस लड़ाई का ध्यान करना, 1534 में बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह ने हमला कर दिया किसके ऊपर? उदयपुर पर, मेवाड़ पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? मेवाड़ पर। हालांकि पहले बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब कर्मावती ने संधि कर ली थी, लेकिन 1534 में दोबारा से आक्रमण कर दिया। तब 1534 में दोबारा आक्रमण किया, तो बहादुर शाह ने जैसे चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने भाई अपनी सुरक्षा के लिए, बाबर का पुत्र था हुमायूं, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। कहां पे था? दिल्ली में। तो बाबर के पुत्र हुमायूं के पास में, हुमायूं कुछ भी कह सकते हैं, वहां पर राखी भेजी कि साहब हुमायूं आप हमारी मदद कीजिए मेरे भाई बनकर। हुमायूं के पास में समाचार पहुंचे, हुमायूं आ रहा था, लेकिन बहादुर शाह ने उसको वापस एक पत्र भेजा, बोले कि यदि आप काफिरों के खिलाफ लड़ाई में मुसलमान के खिलाफ आएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो हुमायूं थोड़ा सा ढीला पड़ गया, अपने विचारों में कमजोर पड़ गया, और तब तक क्या हुआ कि युद्ध इसने आक्रमण कर ही दिया था। अब कर्मावती के सामने समस्या आ गई कि वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा कैसे करें। कर्मावती के दोनों ही बच्चे छोटे थे, विक्रमादित्य भी छोटा था जिसको राजा बनाया, और दूसरा बेटा था उदय सिंह, उदय सिंह भी छोटा था। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया। कहां भेज दिया? बूंदी भेज दिया। और बाघ सिंह थे, देवलिया के ठाकुर थे, बाघ सिंह देवलिया के ठाकुर थे, बाघ सिंह, उनको कहा कि आप इस युद्ध लड़ना है, जो भी करना है, आप इस साम्राज्य की सुरक्षा कीजिए। तो देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने पूरी बहादुरी के साथ में युद्ध किया और एंड में वीरगति को प्राप्त हो गए। और वीरगति को प्राप्त हो गए तो अपने कह सकते हैं कि बाघ सिंह ने केसरिया किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जोहर किया 1300 महिलाओं के साथ में। 1300 महिलाएं अग्नि की ज्वाला में कूद गई। इसे मेवाड़ का दूसरा साका कहते हैं। अब आप कहेंगे पहला साका कौन सा था? याद करो, 1303 में रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, रानी पद्मिनी के समय में, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि पहला साका हुआ था 1303 में, दूसरा साका 1534 में और तीसरा साका 1567 में। यह हुआ था अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह। 1534 वाला हुआ था बहादुर शाह, अब आप विक्रमादित्य कहें या बाघ सिंह कहें। और तीसरा जो साका हुआ था अकबर और उदय सिंह। देखिए, अकबर के पिता के पास में तो कर्मावती राखी भेज रही है और अकबर बाद में आक्रमण कर रहा है। बाघ सिंह की छतरी रामपोल के पास में बनी हुई है। रामपोल के पास में बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। इसे आजकल देवता के रूप में पूजते हैं, लोक देवता के रूप में देवलिया दीवान मानते हैं। अब क्या हुआ था, जो सांगा के भाई थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, सांगा के भाई थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उनका एक दासी पुत्र था बनवीर। बनवीर ने देखा कि भाई ठीक है, जो बहादुर शाह था वो तो आक्रमण करके ये सब लड़ाई झगड़ा करके चला गया, बनवीर को शासन का भार दे दिया। क्योंकि बनवीर ने क्या किया था, धोखा करके बहादुर शाह के साथ में मिल गया था, तो बनवीर को मेवाड़ का शासन दे दिया। बनवीर को यह लगा कि आज नहीं तो कल विक्रमादित्य है और जो उदय सिंह है, ये कभी ना कभी मेरे सामने उठ के खड़े होंगे उठ के खड़े होंगे तो मेरा साम्राज्य वापिस जाता रहेगा। तो विक्रमादित्य छोटा था, बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए गया। तो पन्ना धाय, आपको पता है मेवाड़ के अंदर पन्ना धाय का नाम बहुत बड़ा है स्वामी भक्ति के लिए और बलिदान के लिए।
अपने साम्राज्य के लिए, स्वामी के लिए बलिदान देना पन्नाधाय का नाम इतिहास में अमर है। क्या किया, जब उदय सिंह सो रहा था तो बनवीर जो था वो तलवार लेके आया और तलवार लेके और उदय सिंह पर वार करना चाहा। उसको पता चल गया पन्नाधाय को कि भाई अब उदय सिंह को मारेंगे। पन्नाधाय कौन थी, जो उदय सिंह को पालन पोषण कर रही थी, लेकिन उसको यह पता था कि उदय सिंह मेवाड़ का चिराग है, उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है, मेवाड़ का चिराग है और इसे वापिस राजा बनना है। तो उसने क्या किया, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया और उदय सिंह को फलों की टोकरी के अंदर, फूलों की टोकरी के अंदर बाहर भिजवा दिया और अपने बेटे चंदन को वहां पे सुला दिया। जैसे बनवीर आया कि उदय सिंह कहाँ है, तो इसने मुंह पे कपड़ा ढक के रोती हुई इशारा कर दिया अपने पुत्र की ओर और उसने इसके पुत्र पे तलवार चलाकर अपने उसके पुत्र को मार दिया। तो अपने कह सकते हैं कि पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए मेवाड़ क्या संपूर्ण राजस्थान में अमर है। पन्नाधाय के पिता का नाम हरचंद जी हाकड़ा था। क्या नाम था, हरचंद जी हाकड़ा था पन्नाधाय के पिता का नाम। पंद्रह सौ सैंतीस में अब मेवाड़ के शासक बने उदय सिंह। कौन बने, उदय सिंह। पन्नाधाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेकर जाती है बचा के, मैंने कहा था ना फूलों की टोकरी में लेके जाती है। और कुंभलगढ़ के किले के सेवादार थे आशा देवपुरा। कौन थे, आशा देवपुरा। वो आशा देवपुरा उन्हें अपने वहां शरण देते हैं और बाद में जैसे उदय सिंह थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी शादी अखेराज सोनगरा की बेटी जयवंता बाई से होती है और इसी जयवंता बाई से बाद में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, अखेराज सोनगरा की बेटी जयवंता बाई से उदय सिंह की शादी कर दी जाती है। और अब देखो मदद ली जाती है मालदेव की, क्योंकि मालदेव राणा सांगा के विश्वसनीय थे। मालदेव राणा सांगा के विश्वसनीय थे, तो मालदेव से मदद ली जाती है। मालदेव उदय सिंह के साथ में सेना भेजते हैं। मालदेव कौन है, मारवाड़ के राजा। मालदेव उदय सिंह के साथ में सेना भेजते हैं और उदय सिंह की सेना और बनवीर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं मावली का युद्ध। क्या कहते हैं, मावली का युद्ध। किस किस के बीच में होता है, उदय सिंह और बनवीर के बीच में। इस युद्ध में उदय सिंह जीतता है, मालदेव की सहायता से बनवीर की हत्या कर दी जाती है, बनवीर की हत्या कर दी जाती है और बाद में उदय सिंह का शासन स्थापित होता है 1537 से लेकर 72 तक। एक लंबा शासन चलता है। अब है एक गिरी सुमेल का युद्ध। अब आप कहेंगे गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध जो है वो तो आप पढ़ेंगे, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। बिल्कुल वही हुआ था और वही हम पढ़ेंगे। गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध किसके बीच में हुआ, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा युद्ध है, इसको भी गिरी सुमेल भी बोलते हैं। ये युद्ध कई किताबों में गिरी सुमेल है, इसलिए मैं गिरी सुमेल नाम लिखा है, कईयों में नहीं है। देखो शेरशाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। क्यों, क्योंकि उदय सिंह राजा बना था मालदेव की सहायता से और मालदेव का शत्रु था शेरशाह सूरी, जो गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध उनसे करता है 5 जनवरी 1545 को। इसमें उदय सिंह किले की चाबियां भेज देता है शेरशाह सूरी के पास में कि देखिए कि हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी, आप बहुत तगड़ी चीज हो, ये लो किला चाहिए आपको, ये लो किले की चाबियां। तो शेरशाह सूरी ने देखा कि भाई जब किले की चाबियां ही अगले ने भेज दी तो फिर अब काय की लड़ाई करनी। तो उन्हें ख्वास खां को शेरशाह ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया कि कोई बात नहीं, चलो आप हमारे अधीन साम्राज्य कर रहे हो तो आप कोई नहीं करिए, लेकिन ख्वास खां नाम का आदमी हमारा एजेंट आपके यहां पर रहेगा। क्लियर। अब एक छोटा सा युद्ध है हरमाडा का युद्ध, जो 1557 को युद्ध होता है हरमाडा का। यह युद्ध थोड़ा क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो मालदेव उदय सिंह का मित्र था, जिस मालदेव की मदद से उदय सिंह ने अपना साम्राज्य प्राप्त किया है, वो मालदेव इस युद्ध में विपरीत खड़ा नजर आता है। कैसे, अजमेर का सूबेदार था हाजी खां पठान। हाजी खां पठान, इसने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है
और मालदेव के सूबेदार, मालदेव ने किसका मदद की? सूबेदार हाजी खां की मदद की। देखो, जो मालदेव उदय सिंह को साम्राज्य दिलाता है वो अब उदय सिंह के साथ में नहीं है, वो हाजी खां पठान के साथ में है। इसकी वजह से हाजी खां पठान इस युद्ध को जीत जाता है और उदय सिंह इस युद्ध को हार जाता है। तो हरमाडा का युद्ध कब हुआ? 1557 का हुआ। हरमाडा के युद्ध में मालदेव की क्या भूमिका थी? हरमाडा के युद्ध में मालदेव उदय सिंह के विरुद्ध हाजी खां पठान को मदद देता है। मालदेव ने इसमें उदय सिंह के विरुद्ध हाजी खां पठान को मदद देता है। इस युद्ध में कौन जीतता है? हाजी खां पठान जीतता है, उदय सिंह की हार होती है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, छोटा सा युद्ध था। इसमें ठीक है, हार गए कोई बात नहीं है। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की और उसी वक्त आपको पता है गोमती नदी के पानी को रोककर उदय सागर झील की स्थापना उदय सिंह करता है। ये दो बड़े बड़े काम। 1559 में झीलों की नगरी उदयपुर बसाता है और उदय सागर झील का निर्माण करता है। अब कहानी थोड़ी सी और घूमती है। देखो, 1567-68 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर क्या काम करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अकबर जैसे ही आक्रमण करता है, उदय सिंह चित्तौड़ के किले की चाबी जैमल मेड़तिया। देखो, इस युद्ध में 3 आदमियों का नाम इंपॉर्टेंट है। जैमल मेड़तिया, पत्ता फत्ता कुछ भी हो, पत्ता सिसोदिया, और कल्ला राठौड़। इन तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उदय सिंह जो है वो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और किले की चाबी सौंप के चले जाते हैं जैमल मेड़तिया को। जैमल मेड़तिया को कहते हैं, जैमल मेड़तिया किले के द्वार को बंद कर लेता है, अंदर सेना तैयार कर लेता है, रसद सामग्री इकट्ठी कर लेता है। क्लियर? अब एक दिन क्या है कि किले को थोड़ा निर्माण कर रहा था और अकबर की सेना आई हुई थी दूर से, क्योंकि अंदर से तो वो दूर से तोप के गोले बरसाते थे, ये अंदर से पत्थर और तोप ये भी बरसाते थे। तो युद्ध तो चल ही रहा था, दीवार दूर भी थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो किले की दीवार को पुनर्निर्माण कर रहा था। उस वक्त अकबर की एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम नाम की बंदूक से, ये बंदूक नहीं है भाई, बंदूक है, बंदूक की गोली जैमल को लगती है और जैमल घायल हो जाते हैं। जैमल क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। अब किले में अन्न जल की कमी हो जाती है, तो यह तय किया जाता है कि भाई अब या तो युद्ध लड़ें, नहीं तो भूख से मरेंगे। तो इन्होंने साका करने का तय करते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से जो राजपूत रणबांकुरे हैं वो केसरिया करेंगे। वो क्या करेंगे? केसरिया करेंगे। और राजपूत जो महिलाएं हैं वो क्या काम करेगी? वो साका करेगी, तो सॉरी क्या करेगी? जोहर करेगी। क्या करेगी? जोहर करेगी। किले में अन्न जल की कमी हो गई तो सबने साका करने का निर्णय किया। वहीं पर पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिंह और चुड़ावत दोनों की, पत्ता सिंह और चुड़ावत पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, इन्होंने जोहर किया। इसके नेतृत्व में जोहर हुआ था। अब पत्ता और जैमल के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अब क्या था भाई, जैमल पराक्रमी थे, कल्ला भी पराक्रमी थे, पत्ता भी पराक्रमी थे, लेकिन जैमल के पैर में तो चोट लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी, तो खुद खड़े तो हो नहीं सकते थे। तो वो क्या है कि कल्ला राठौड़ के कंधों पे बैठ गए और इधर कल्ला राठौड़ दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रहे हैं और ऊपर जैमल मेड़तिया दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रहे हैं। तो कल्ला राठौड़ को दोनों ने पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ा। कल्ला राठौड़ को मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में 4 हाथ वाले देवता के रूप में कल्ला राठौड़ की पूजा की जाती है। कल्ला राठौड़ की पूजा 4 हाथ वाले देवता के रूप में कल्ला राठौड़ की पूजा की जाती है। जैमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ते हैं, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। एंड में सभी वीर रणबांकुरे जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर युद्ध में जीत जाता है और राजपूत जो अपने कह सकते हैं कि रानियां हैं या राजपूत महिलाएं हैं
वो सभी जौहर की अग्नि में अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपनी अस्मिता की सुरक्षा करती है। अकबर का सबसे गलत काम यह था कि युद्ध के बाद में अकबर किले पर अधिकार कर लेता है और 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है एक ही दिन में। 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है। ये अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की बातें चलती है, बाद में अकबर चले चाहे सहिष्णु हो गया हो, लेकिन ये उसके चरित्र पर एक कलंकित पृष्ठ है उसके चरित्र का, कि आप एक तरफ से धार्मिक सहिष्णुता की बातें करते हैं और दीन इलाही धर्म चलाते हैं और आप इस प्रकार के कार्य करवाते हैं। युद्ध में हार जीत होती रहती है, लेकिन धार्मिक कट्टरता के द्वारा आप किसी की हत्या करते हैं, यह गलत है। पत्ता और चुड़ावत की छतरी कहां है? रामपोल के पास में है, ध्यान रखना। और जयमल और कल्ला की छतरी है हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में, चित्तौड़गढ़ के किले में। ये स्थितियां याद रखना भाई, पेपर में आती है। पत्ता की छतरी कहां है? पत्ता रामपोल, पत्ता रामपोल, पत्ता रामपोल। और जयमल और कल्ला की कहां है? हनुमान पोल और भैरव पोल। जय बोलो हनुमान की, क्या बोलो? जय बोलो हनुमान की। तो जयमल की छतरी कहां है? हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में जयमल और कल्ला दोनों की छतरी लगी हुई है। आगे बात समझ में। अब अकबर इनकी वीरता से बड़ा प्रसन्न हुआ कि चाहे युद्ध हम जीते हारे अलग बात है, लेकिन इन राजपूतों ने अपने साम्राज्य के लिए इस प्रकार से इतनी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा। तो अकबर ने क्या किया कि इनकी हाथियों के ऊपर मूर्तियां बनाई और वो मूर्तियां लगाई। एक तो बीकानेर के किले पर, जो बीकानेर का किला है ना, वहां पर लगाई है, और एक लगाई है वो मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर। लेकिन आगरा के किले के द्वार पर तो वो मूर्तियां औरंगजेब ने हटवा दी। और बीकानेर में आज भी इनकी मूर्तियां, गज के ऊपर लगी हुई मूर्तियां लगी हुई है। बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है वहां भी ये मूर्तियां लगी हुई है, और आगरा के किले पर भी लगवाई थी, लेकिन बाद में हटवा किसने दी थी? औरंगजेब ने। यह चित्तौड़ का तीसरा साका था। इस युद्ध में उदय सिंह हार जाता है, अकबर यहां से चला जाता है। लेकिन अकबर के बाद में उदय सिंह अपनी राजधानी अब चित्तौड़ से हटाकर किसको बना लेता है? गोगुंदा को बना लेता है। और महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक भी यहीं हुआ था। और 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में देहांत हो जाता है। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह की छतरी कहां है? गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर पूछा जाता है जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? पत्ता की पत्नी फूलकंवर। पत्ता की पत्नी फूलकंवर। उदय सिंह की छतरी कहां है? गोगुंदा में है। उदय सिंह की छतरी कहां है? गोगुंदा में है। तो इस प्रकार से महाराणा उदय सिंह तक का हमने इतिहास पढ़ा है। और महाराणा उदय सिंह के पुत्र हुए थे एक बहुत ही प्रतापी राजा, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए भले ही दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते। उस महान देशभक्त, अपने कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, आत्मसम्मान की सुरक्षा करने वाले व्यक्तित्व का नाम है महाराणा प्रताप, जिनके बारे में अपने कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।